हेलो स्टूडेंट्स, आप सब अगर मुझे देख पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कुछ कमेंट करें ताकि मुझे ये पता चले कि आप सब मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। विष्णुकांत शर्मा, गुड मॉर्निंग। आवाज़ स्पष्ट जा रही है? आवाज़ क्लियर है? आवाज़ क्लियर है? चलिए, अभिषेक कुमार कह रहे हैं कि सुन रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा, लेसन प्लान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेसन प्लान। आप सोच रहे होंगे कि मैं हर टॉपिक को इम्पोर्टेंट कहता हूँ, कोई भी टॉपिक हो, तो मेरे लिहाज से सबके सब टॉपिक बराबर इम्पॉर्टेंट हैं, भले ही वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतने इम्पॉर्टेंट हों या ना हो। ठीक, तो मेरे लिए तो सभी टॉपिक बराबर इम्पॉर्टेंट हैं। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, लेसन प्लान। क्योंकि हम लेसन प्लान बार बार बनाते हैं, कई बार हम लेसन प्लान के सारे स्टेप्स याद रखते हैं और उन स्टेप्स को समझ नहीं पाते। आज हम लेसन प्लान की एक सामान्य समझ विकसित करेंगे कि जो भी इंग्लिश का लेसन प्लान बनता है, आखिर उसमें जो स्टेप्स हैं वो यही क्यों, या जितने स्टेप्स हैं उन सब का मतलब क्या है। आज इसको समझने की हम कोशिश करेंगे। जितने भी स्टेप्स हमारे बनते हैं इंग्लिश के लेसन प्लान में, आखिर वो क्या हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि लेसन प्लान क्यों। सबसे पहली चीज़ ये कि लेसन प्लान क्यों। तो बहुत ही आसान सा जवाब है, किसी भी चीज़ की सफलता के लिए ये आवश्यक है कि उसकी एक प्री प्लानिंग हो। किसी भी चीज़ के एक्सपेक्टेड आउटकम्स तक पहुंचने के लिए ये ज़रूरी है कि उसकी एक प्रॉपर प्री प्लानिंग हो। एक कहावत है अंग्रेजी में, फर्स्टली प्लान योर वर्क देन वर्क योर प्लान। तो पहले आप अपना एक प्लान बनाइए और उसके बाद उसी प्लान का एग्जीक्यूशन करिए, क्योंकि अगर कोई प्लानिंग नहीं होगी तो उसका एग्जीक्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो सबसे ज़रूरी है वेल प्लान तरीके से हम काम करें और तभी हम अपने एक्सपेक्टेड आउटकम्स के आसपास पहुंच सकते हैं। आप सब एक शब्द का प्रयोग करते हैं, अक्सर किया जाता है, आदर्श पाठ योजना, आइडियल लेसन प्लान। मेरे हिसाब से, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर, बीइंग अ टीचर ऑफ लिटरेचर, मेरा यह मानना है कि आइडियल जैसी कोई चीज़ नहीं होती। इस धरती पर कोई भी चीज़ आदर्श नहीं है। हाँ, कोई भी चीज़ आदर्श के करीब हो सकती है, कोई भी चीज़ आदर्श के करीब हो सकती है। तो जो चीज़ हमारे एक्सपेक्टेड आउटकम्स के जितना करीब हमें ले जा सकती है वो हमारे लिए उतनी आदर्श है। ठीक उसी तरह से वो पाठ योजना जो हमें अपने एम्स के करीब पहुंचाए, जो भी हमारे स्टडी के एम्स हैं, जो भी हमारी टीचिंग के एम्स हैं, जो भी हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के एम्स हैं, उसके जितना करीब कोई लेसन प्लान हमें लेकर के जाता है वो हमारा आइडियल लेसन प्लान है, आदर्श पाठ योजना। चलिए शुरू करते हैं। A lesson plan is an advanced picture of what a teacher is going to teach. जो भी हम पढ़ाने जा रहे हैं उसकी एक पहले की तस्वीर, हमारे दिमाग में एक क्लियर कट आइडिया होना चाहिए कि इस लेक्चर में हम आज ये पढ़ाएंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हम लोग जब बीएड कर रहे थे तो अक्सर ये होता था कि 35 मिनट का एक लेसन प्लान तैयार किया जाता था, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स, जब उस समय हम स्टूडेंट थे, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जब क्लास में पढ़ाने जाते थे तो वो उस 35 मिनट के लेसन प्लान को 15 मिनट में ख़त्म कर देते थे और उसके बाद वो अगले 20 मिनट समझ भी नहीं पाते थे कि आखिर अब हम करें क्या। और इसके विपरीत बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जो 35 मिनट के लेसन प्लान का 1/4 भी नहीं पढ़ा पाते थे 35 मिनट में। जो प्लानिंग उन्होंने की उसके हिसाब से एग्जीक्यूशन नहीं हुआ, और अगर ऐसा हो रहा है तो आपकी पाठ योजना कितनी भी आदर्श बनी हो, लेकिन वो आदर्श नहीं है।
जब तक कि वो ग्राउंड लेवल पर आदर्श की तरह न उतरे। तो 35 मिनट में जो भी हमारा लेसन प्लान है, जो भी हमारे आइडियाज हैं, जो भी हमारे एम्स हैं, उनको हम डिलीवर कर ले जाएं उन 35 मिनट में, यही हमारी जीत है। ठीक, तो अ लेसन प्लान इज एन एडवांस पिक्चर ऑफ व्हाट अ टीचर इज गोइंग टू टीच इन द क्लास। डिफरेंट एक्टिविटीज बाय बोथ, बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं। आप जब भी इंग्लिश का लेसन प्लान देखेंगे या अन्य विषयों का भी लेसन प्लान देखेंगे तो उसमें एक्टिविटीज साफ साफ दी होती हैं कि प्यूपिल टीचर कौन कौन सी एक्टिविटीज करेंगे या टीचर कौन कौन सी एक्टिविटीज करेंगे, और उसके सापेक्ष स्टूडेंट्स क्या एक्टिविटीज करेंगे। जैसे मैं क्लियर करता हूं इस चीज को, जैसे जब कोई टीचर मॉडल रीडिंग कर रहा हो, जब कोई टीचर मॉडल रेसिटेशन कर रहा हो, तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, प्रॉपरली सुनेंगे। जब हम एक्टिविटीज लिखते हैं, देखिए लेसन प्लान भी रटना छोड़िए, मैं आपसे बार बार ये कह रहा हूं, किसी भी चीज को रटना छोड़िए, उसकी एक समझ विकसित करिए। गेट द सोल ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज की आत्मा को पकड़ने की कोशिश करिए। जितने भी टॉपिक्स हैं लेसन प्लान के, आखिर वो क्यों हैं। तो जब भी कोई टीचर मॉडल रीडिंग करेगा, मॉडल रेसिटेशन करेगा, आदर्श वाचन करेगा, तो बच्चे की एक्टिविटी लाजमी है कि वो सुनेगा अच्छे से। आप जब टीचर कोई चीज बोर्ड पे लिखेगा, हार्ड वर्ड्स या डिफिकल्ट वर्ड्स, हार्ड वर्ड नहीं डिफिकल्ट वर्ड्स, जब टीचर डिफिकल्ट वर्ड्स को ब्लैक बोर्ड पे लिखेगा तो बच्चे की एक्टिविटी लाजमी है कि वो उन चीजों को उतारेगा ब्लैक बोर्ड से। जब बच्चे से मौन वाचन के लिए कहा जाएगा तो एक्टिविटी लाजमी है कि टीचर क्या करेगा, सुपरवाइज करेगा। तो चीजों को रटना नहीं है, यह समझना है कि किस एक्टिविटी का उद्देश्य क्या है और वो एक्टिविटी कैसे होगी। तो डिफरेंट एक्टिविटीज बाय बोथ, दोनों की डिफरेंट एक्टिविटीज होंगी, टीचर्स की भी और स्टूडेंट्स की भी। द टीचर एंड द टॉट, द टीचिंग पॉइंट्स, यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट टीचिंग पॉइंट्स। आप किसी भी क्लास में क्या पढ़ाने गए हैं और क्या पढ़ा रहे हैं, इसके बारे में यू हैव टू बी क्रिस्टल क्लियर। अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो डिलीवरी और एक्सपेक्टेशन में अंतर होगा, वो अंतर ठीक नहीं है। तो द टीचिंग पॉइंट्स, द टीचिंग डिवाइसेस, हर टीचर की अलग अलग टीचिंग डिवाइसेस होती हैं, हर टीचर की अलग अलग मटेरियल एड होती हैं। और यह भी बात आती है कि मटेरियल एड, मैं आपसे क्लियर कर दूं, मेरे हिसाब से इस धरती की सबसे अच्छी मटेरियल एड अगर कुछ है तो वो है एक टीचर। अगर एक टीचर वेल इक्विप्ड है, अगर एक टीचर वेल इक्विप्ड है तो उसे किसी भी और टीचिंग एड से बेहतर टीचिंग एड माना जाना चाहिए। हाँ, बाकी टीचिंग एड्स हेल्प करेंगे। अगर आप केपेबल हैं और उन टीचिंग एड्स का भी यूज अच्छे से करते हैं तो आपका शिक्षण और सुदृढ़ होगा। लेकिन अगर टीचर खुद में कॉम्पिटेंट नहीं है, अगर टीचर खुद को एज अ मटेरियल एड प्रस्तुत नहीं कर पा रहा है, तो बाकी किसी भी मटेरियल एड का कोई मतलब नहीं। तो टीचिंग डिवाइसेस, द क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ एनवायरनमेंट बहुत जरूरी है। एक रैपो अगर ना बना, एक माहौल सा ना बना क्लास में, अगर जो भी विषय आप पढ़ाने जा रहे हैं, चाहे वो कविता हो, चाहे वो कहानी हो, चाहे वो ग्रामर हो, कोई भी चीज जो भी आप पढ़ाने जा रहे हैं, उसका एक माहौल सा बनना चाहिए। पूरी की पूरी क्लास उस माहौल में ढलनी चाहिए। एंड इफ यू आर नॉट एबल टू क्रिएट दैट एनवायरनमेंट, you are failing as a teacher. It is your failure as a teacher. अब एनवायरनमेंट बनाने में भी मदद करता है आपका लेसन प्लान। अगर आप वेल प्लान तरीके से जाते हैं तो लेसन प्लान आपको बताता है कि किस तरह से आप एक एनवायरनमेंट बनाते हैं। और अगर माहौल बन गया एक बार, अगर एनवायरनमेंट एक बार बन गया तो द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बिकम्स क्वाइट ईजी, बेहद आसान हो जाता है। तब कई बार आप किसी चीज को बड़े सरल ढंग से कहते हैं तब भी बच्चा समझ लेता है, लेकिन शर्त यह है कि माहौल बना रहे। लेकिन अगर माहौल ना बना तो आप सर पटक दीजिए, लेकिन बच्चे की समझ में वो चीज नहीं आएगी। तो द क्रिएशन ऑफ एनवायरनमेंट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। और वो माहौल बनता कैसे है?
वो माहौल बनता है अगर आप प्री प्लान तरीके से वहां जा रहे हैं। तो मेंटेनेंस ऑफ एनवायरनमेंट एंड इवैल्यूएशन टेक्निक्स, हर लेसन प्लान में आप देखेंगे कि इवैल्यूएशन की टेक्निक्स भी दी जाती हैं। जब आप बच्चे की कॉपी को देखते हैं तो आप इवैल्यूएट कर रहे हैं। जब आप घूम घूम कर बच्चे की साइलेंट रीडिंग के समय क्लास में चारों ओर जाते हैं तो आप इवैल्यूएशन कर रहे हैं। जब आपने लेसन खत्म करने के बाद उसे होमवर्क दिया तो उसके बाद आप इवैल्यूएशन करेंगे। तो इवैल्यूएशन टेक्निक्स आर द इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ अ लेसन प्लान। ये अभिन्न अंग हैं किसी भी लेसन प्लान के, दे आर इंटीग्रल पार्ट, और वो अभिन्न हिस्से हैं। द विजुअल प्रेजेंटेशन ऑफ हिज इंटेंडेड वर्क कैन ऑल्सो बी कॉल्ड अ लेसन प्लान। ठीक, तो याद रखना है जो मैंने पहली लाइन कही थी, फर्स्ट प्लान योर वर्क एंड देन वर्क योर प्लान। Though the structure of a lesson plan is rigid in its nature, its significance and utility are inevitable in a lesson plan. The structure has been divided into the following subheads. अब ज़रा समझने की कोशिश करते हैं कि जितने भी सबहेड्स हैं या जितने भी टॉपिक्स हैं किसी भी लेसन प्लान के, जितने भी सबहेड्स हैं, आखिर उनका मतलब क्या है, किसी भी सबहेड का क्या इंपॉर्टेंस है, इसको आज समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज़ है टॉपिक। सबसे पहली चीज़ है टॉपिक। अगर हम टॉपिक क्लियर ना कर पाए, स्टेटमेंट ऑफ एम अगर क्लियर ना हुआ, तो आप जिस टॉपिक को पढ़ाने जा रहे हैं, द स्टूडेंट्स आर नॉट गोइंग टू गेट दैट टॉपिक, दे आर नॉट गोइंग टू ग्रैस्प दैट टॉपिक। आपके टॉपिक की ग्रैस्पिंग हो, इसके लिए जरूरी है द स्टेटमेंट ऑफ एम शुड बी क्रिस्टल क्लियर। जो स्टेटमेंट ऑफ एम है वो बच्चे की समझ में आ जाना चाहिए। जो आप पढ़ाना चाह रहे हैं, सबसे पहले वो तो जाने बच्चा, भाई आपका विषय क्या है, आपका टॉपिक क्या है। अगर बच्चा टॉपिक ही ना समझ पाया तो आगे वो कुछ नहीं समझेगा। तो स्टेटमेंट ऑफ एम शुड बी क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए स्टेटमेंट ऑफ एम। आप जो पढ़ाने जा रहे हैं, हम लोग जब बीएड करते थे तो एक बहुत बड़ी समस्या आती थी कि प्रस्तावना प्रश्न कैसे निकलवाए जाएं, प्रस्तावना प्रश्न कैसे निकलवाए जाएं। तो उसके लिए बहुत ही ज़रूरी एक चीज़ होती है कि बच्चे के प्रीवियस नॉलेज का प्रयोग करके, बच्चे की प्रीवियस नॉलेज क्या है उसका उपयोग करके ही आप प्रस्तावना प्रश्न को सही से निकलवा सकते हैं। आपको टॉपिक तक खुद नहीं पहुंचना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आपको टॉपिक तक खुद नहीं पहुंचना है। अगर आपने सीधा टॉपिक लिखा, आप स्टेटमेंट ऑफ एम पर सीधे आ गए और आपने ये कहा स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू टीच दिस टॉपिक, तो वो गड़बड़ है। अब आप लोग कह रहे होंगे सर हमको तो आप लोग ऐसे ही पढ़ाते हैं, सीधे टॉपिक पर आ जाते हैं। आप लोगों को ये मानकर चल रहे हैं हम लोग कि ये सारी चीज़ें आप जान रहे हैं और सीधे हम टॉपिक पर इसलिए आते हैं, लेकिन छोटे बच्चों के लिए ये बेहद ज़रूरी है कि उनकी प्रीवियस नॉलेज को कनेक्ट किया जाए उनके टॉपिक के साथ, उनके टॉपिक के साथ उनकी प्रीवियस नॉलेज को कनेक्ट किया जाए, जोड़ा जाए। बच्चा क्या जानता है उसी से आप अपने प्रस्तावना प्रश्न के उत्तर निकलवाइए, उसी से आप अपने टॉपिक तक पहुंचिए। और अगर आप एक बार बच्चे के सहारे अपने टॉपिक तक पहुंचे तो आप नहीं पहुंचे, आपके साथ साथ वो बच्चा भी उस टॉपिक तक पहुंचा। और अगर ये यात्रा साथ साथ शुरू की गई तो इसकी प्रबल संभावना है कि ये यात्रा साथ साथ समाप्त होगी। लेकिन अगर ये यात्रा आपने अकेले शुरू की, अगर ये यात्रा आपने खुद शुरू की, तो इसकी प्रबल संभावना है कि ये यात्रा आपको अकेले ही तय करनी पड़ेगी। तो पहली चीज़ है स्टेटमेंट ऑफ एम या टॉपिक। स्टेटमेंट ऑफ एम या टॉपिक हमें बच्चों के साथ शुरू करना है, बच्चों की प्रीवियस नॉलेज की मदद से। याद रखना, विद द हेल्प ऑफ, जो समस्याएं मुझे आई मैं ये मान के चलता हूं कि हो सकता है वो समस्याएं आपको भी आती हों, और कई बार संकोच के कारण आप उन समस्याओं से रूबरू न करवाते हो हमको, कि लोग क्या कहेंगे, ये बड़ी छोटी सी चीज़ है लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रही तो कहूँ कैसे। बिल्कुल कहना चाहिए। अगर आपकी छोटी सी भी समस्या, किसी की भी समस्या की तुलना किसी और की समस्या से करना गलत है। हो सकता है जो चीज़ आपकी समझ में ना आ रही हो औरों की समझ में आ रही, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो चीज़ आसान है, क्योंकि बहुत सारी कठिन चीज़ें भी हो सकता है आपको समझ में आ जाती हों, लेकिन बहुत सारी आसान चीज़ों के कॉन्सेप्ट क्लियर ना होते हों। एम्स की बात आती है
तो जब भी एम्स की बात आती थी तो हम रटा करते थे कि जनरल एम्स ये हैं, स्पेसिफिक एम्स ये हैं, लेकिन हमने उस समय समझने की कोशिश नहीं किया कि आखिर जनरल एम्स क्या हैं, कि आखिर स्पेसिफिक एम्स क्या हैं। तो मैं आज आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, इंग्लिश के किसी भी टॉपिक के जनरल एम्स करीब करीब एक होंगे, सामान्य उद्देश्य वही होंगे। अब आप कहेंगे सर क्या? अरे आपकी 4 स्किल्स LSRW ये होंगे आपके एम, ये आपके जनरल एम होंगे। लिसनिंग जनरल एम है, बच्चा लिसनिंग सीखे। स्पीकिंग जनरल एम है कि बच्चा बोलना सीखे। रीडिंग जनरल एम है कि बच्चा पढ़ना सीखे। राइटिंग जनरल एम है कि बच्चा लिखना सीखे। इसके अतिरिक्त अगर आप ग्रामर का पोर्शन डील कर रहे हैं तो ग्रामर के बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना जनरल एम है। ग्रामर का सही कॉन्सेप्ट जानना जनरल एम है। अगर आप पोएट्री पढ़ा रहे हैं तो पोएट्री का रेसिटेशन जनरल एम है। बच्चों के भीतर फीलिंग्स जागें, इमोशंस जागें, ये जनरल एम है। अगर आप प्रोज पढ़ा रहे हैं तो किसी भी प्रोज की प्रोजोइक कॉन्सेप्ट, प्रोजोइक चीजें बच्चों तक पहुंचे, ये जनरल एम है। तो जनरल एम्स तो घुमा फिरा करके वही होंगे, टॉपिक चाहे जो, लेकिन स्पेसिफिक एम्स टॉपिक के साथ बदल जाते हैं। स्पेसिफिक एम्स टॉपिक के साथ बदल जाते हैं। वो इस पर डिपेंड करता है कि आपका टॉपिक क्या है। अगर कोई चैप्टर है जो रविंद्रनाथ टैगोर जी की लाइफ से रिलेटेड है तो वहाँ पर स्पेसिफिक एम ये है कि हम रविंद्रनाथ टैगोर जी के लाइफ के बारे में जानें। अगर उनकी फिलॉसफी से वो चैप्टर डील हो रहा है तो वहाँ पर स्पेसिफिक एम ये है कि हम उनकी फिलॉसफी को जानें। अगर हम महात्मा गांधी जी के से रिलेटेड कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम उनकी फिलॉसफी जानें, उनकी लाइफ जानें, या जिस भी चीज़ से स्पेसिफिकली वो चैप्टर रिलेटेड है वो स्पेसिफिक चीज़ें हमें आएँ। ये डिफरेंस है जनरल एम में और स्पेसिफिक एम में। स्पेसिफिक एम वेरी करता है, इट वेरीज विद चैप्टर, वो चैप्टर के साथ वेरी करता रहता है। स्पेसिफिक एम, हर चैप्टर का कोई अलग स्पेसिफिक एम होगा और दोनों चीजें साथ साथ चलनी चाहिए। जनरल एम्स को कभी छोड़ना ही नहीं। आप कोई भी चैप्टर पढ़ा रहे हो, कोई भी चैप्टर पढ़ा रहे हो, लेकिन आपको जनरल एम्स तो छोड़ने ही नहीं, लेकिन जनरल एम्स के साथ साथ स्पेसिफिक एम्स को भी लीड करना है। जनरल एम्स के साथ साथ स्पेसिफिक एम्स को भी लीड करना है। जनरल एम्स सीखे बच्चा, लेकिन साथ ही साथ उस चैप्टर के जो स्पेसिफिक उद्देश्य हैं उन तक भी बच्चा पहुंचे। तो जनरल एम्स और स्पेसिफिक एम्स। अगली चीज, आप रेफरेंस बुक का प्रयोग सही ढंग से करें किसी भी लेसन प्लान में। ये भी जरूरी है। ये इंग्लिश और हिंदी के टीचर्स के लिए तो खास तौर पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, या जब भी हम इंग्लिश या हिंदी जैसी चीज़ें पढ़ा रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमारे यहाँ तो ये होता है किताब पकड़ने का तरीका भी सही हो, किताब की दूरी भी हमारी आंखों से सही हो, और जब आप किताब को सही से पकड़ते हैं, उसकी दूरी अपनी आंखों से सही रखते हैं, तो बच्चा भी किताब को उसी तरह से पकड़ना सीखता है। इंग्लिश, हिंदी या किसी भी लिटरेचर के सब्जेक्ट में बुक रीडिंग का बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हम बुक रीडिंग करते हैं, आइडियल मॉडल बुक रीडिंग करते हैं, और ये चाहते हैं कि बच्चा भी उससे चीज़ों को सीखे। हम जब पोइट्री पढ़ते हैं तो मॉडल रेसिटेशन करते हैं और चाहते हैं कि बच्चा उससे सीखे, तो वो बहुत ज़रूरी है बुक का सही प्रयोग। टीचिंग एड्स, हालांकि मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा कि मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट टीचिंग एड है वो टीचर, लेकिन इसके साथ ही साथ अगर आप टेक्नोलॉजी का सही प्रयोग कर रहे हैं तो आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस और एनहांस होता है और बेहतर होता है, उसकी क्वालिटी राइज करती है। देखिए, हम आप आज अगर जुड़े हैं तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ है, टेक्नोलॉजी। अगर ये मोबाइल फ़ोन ना होता, डेटा ना होता, ये एड ना होती हमारे पास, तो हम आप एक दूसरे से आज ना जुड़ पाते। तो बहुत सारी टीचिंग एड्स हैं। ऑडियो टीचिंग एड्स, भाई आप टेप रिकॉर्डर से भी किसी चीज़ को सुना सकते हैं बच्चों को। ऑडियो, आप किसी चीज़ को दिखा सकते हैं चार्ट पेपर पर, आप किसी चीज़ को फ्लैश कार्ड से दिखा सकते हैं। विजुअल,
ऑडियो विजुअल भी हैं, और ये माना जाता है, ये भी एक क्वेश्चन बनता था कि आखिर ऑडियो एड्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, विजुअल एड्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, या ऑडियो विजुअल एड्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जिसकी भी सुविधा आपके लिए हो, अगर सिर्फ ऑडियो है कोई दिक्कत नहीं, उसका प्रयोग करिए। सिर्फ विजुअल एड्स हैं कोई दिक्कत नहीं, उसका प्रयोग करिए। लेकिन अगर ऑडियो विजुअल एड्स हैं तो वो सबसे बेहतर हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ आपकी जितनी ज़्यादा सेंसेस को अपील करती है वो चीज़ आपके साथ उतने अधिक समय तक रहती है। कोई भी चीज़ अगर आपकी सेंसेस को जितना ज़्यादा अपील करेगी, जितनी ज़्यादा सेंसेस को अपील करेगी, वो चीज़ आपके साथ उतने अधिक समय तक रहेगी। तो अगर हम ऑडियो विजुअल एड्स का प्रयोग कर सकते हैं तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग। कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जब हम ऑडियो विजुअल एड्स या ऑडियो एड्स या विजुअल एड्स किसी भी टीचिंग एड का प्रयोग करते हैं तो बच्चे के दिमाग में उस चीज़ का चित्र पठन शैली के साथ साथ, पठन पाठन के साथ साथ बच्चे के दिमाग में वो चित्र भी होता है, वो ऑडियो विजुअल एड भी होती हैं। और कई बार बच्चा आपका पढ़ाना भूल जाता है, कई बार बच्चा क्लास में आपकी कही गई बातें भूल जाता है, लेकिन इसके बाद भी वो चार्ट पेपर उसके जहन में ज़िंदगी भर रहता है, वो ऑडियो एड उसके जहन में रहती है, वो विजुअल एड उसके जहन में रहती है, और वो ऑडियो विजुअल एड उसके जहन में रहती है। इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कई बार कि हम अपने पढ़ाने के साथ साथ ऑडियो विजुअल एड्स का प्रयोग करें, बेहद ज़रूरी है। अगली चीज़ है टीचिंग पॉइंट्स। ये बिल्कुल इसमें भी आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना पड़ेगा। यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट व्हाट यू आर गोइंग टू टीच। क्या चीज़ें आप पढ़ाने जा रहे हैं, बिल्कुल सुस्पष्ट होना चाहिए, और चीज़ों को मिंगल नहीं करना है। यू शुड नॉट मिंगल द थिंग। हाँ, समटाइम्स इट बिकम्स नेसेसरी टू मिंगल द थिंग्स, वहाँ पर आप मिंगल करिए, ठीक है। किसी भी चीज़ का किसी भी दूसरी चीज़ से एसोसिएशन करना अलग चीज़ है, डेलिबरेट एसोसिएशन अलग चीज़ है। लेकिन अगर अनविलिंग एसोसिएशन हो रहा है तो वो गड़बड़ है। अगर आपके पढ़ाते समय अनविलिंगली आप कोई चीज़ एसोसिएट कर दे रहे हैं, आप पढ़ाना कुछ और चाह रहे हैं लेकिन आप किसी और दिशा में बढ़ जा रहे हैं, तब वो गलत है। बाकी डेलिबरेट एसोसिएशन अगर है तो कोई दिक्कत नहीं। डेलिबरेट एसोसिएशन में आप एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के माध्यम से पढ़ा सकते हैं, ठीक। तो टीचिंग पॉइंट शुड बी क्वाइट क्लियर। टीचिंग एक्टिविटीज़ या प्रोसीजर, भाई किस प्रक्रिया से आप आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला है इंट्रोडक्शन, जिसकी मैंने आपसे चर्चा की, स्टेटमेंट ऑफ एम। इंट्रोडक्शन सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करेंगे, और इंट्रोडक्शन जितना बेहतर हो वो तय करता है कि आगे की पढ़ाई कितनी अच्छी होगी। आपसे मैंने पहले भी कहा कि टॉपिक का, इसलिए मैंने कहा था आपसे कि टॉपिक के इंट्रोडक्शन को या स्टेटमेंट ऑफ एम तक हम साथ साथ पहुंचते हैं। स्टेटमेंट ऑफ एम तक हम साथ साथ पहुंचते हैं। अगली चीज़ है प्रेजेंटेशन। देखिए, बहुत सरल भाषा में सिर्फ 3 हिस्सों में बांट दिया जाए अगर लेसन प्लान को, तो पहला है इंट्रोडक्शन, परिचय, दूसरा है प्रेजेंटेशन, प्रस्तुति, और तीसरा है रिकैपिचुलेशन, उस चीज़ को दोहराना। तो परिचय, प्रस्तुति और उस चीज़ का रिकैपिचुलेशन, ठीक। तो इंट्रोडक्शन, प्रेजेंटेशन, रिकैपिचुलेशन। आप देखेंगे तो लेसन प्लान कितना भी बड़ा हो, लेकिन आप उस पूरे के पूरे लेसन प्लान को इन 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा प्रेजेंटेशन, और तीसरा रिकैपिचुलेशन, ठीक। प्यूपिल्स एक्टिविटीज़, देखिए, अगर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस 2 वे ना हुआ तो उसका कोई अर्थ नहीं। इट शुड नॉट बी अ 1 वे प्रोसेस, इट शुड रिजिडली बी अ 2 वे प्रोसेस। दोनों तरफ हो। मैं जब बोलूं तो बच्चा समझे, और उसका समझना भी, उसके समझने का रिएक्शन भी 2 वे होना है। 2 वे होने का सिर्फ ये मतलब नहीं कि मैं बोलूं और बच्चा भी बोलता रहे। मैं बोलूं, बच्चा सुने, ये 2 वे हुआ। बच्चा पढ़े, मैं उस चीज़ को ध्यान से ऑब्जर्व करूं, ये भी 2 वे हुआ। बच्चा बोले, मैं सुनूं, ये भी 2 वे हुआ। बच्चा बोले, बाकी बच्चे सुने, ये भी 2 वे हुआ। तो टीचिंग शुड बी अ 2 वे प्रोसेस। तो हमें इस पर विशेष ध्यान देना है कि बच्चों की एक्टिविटीज़ क्या हैं, प्यूपिल्स की एक्टिविटीज़ क्या हैं। इवैल्यूएशन, कोई भी चीज़ अगर इवैल्यूएट ना हुई होने के बाद तो उस चीज़ के होने का सही अर्थ हम नहीं लगा पाते। उसकी सार्थकता, किसी भी चीज़ की सार्थकता उसके सही इवैल्यूएशन पे।
तो टीचिंग आपका जो टीचिंग प्लान या लेसन प्लान है उसमें भी आपके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के आउटकम के इवैल्यूएशन की भी एक जगह होती है और उस इवैल्यूएशन का भी एक इंपॉर्टेंस होता है। ठीक, तो वो इवैल्यूएशन भी इंपॉर्टेंट है। अगली चीज, असाइनमेंट फॉर होमवर्क। लास्ट में आप होमवर्क देते हैं जिसे आप बाद में इवैल्यूएट करते हैं। ब्लैक बोर्ड वर्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर अ टीचर ऑफ लैंग्वेज एंड इंग्लिश लैंग्वेज। हालांकि हिंदी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम आज भी बहुत सारे हिंदी के शब्दों को गलत लिखते हैं। तो भाषा के किसी भी अध्यापक के लिए ब्लैक बोर्ड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है और ब्लैक बोर्ड पर हैंड राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लैक बोर्ड पर डिफ़िकल्ट वर्ड्स का लिखा जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, या जितनी भी चीज़ें ब्लैक बोर्ड पर लिखी जानी आवश्यक हैं अगर वो ब्लैक बोर्ड पर ना लिखी गई तो आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस सक्सेसफुल नहीं हो सकता। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की सक्सेस के लिए ये ज़रूरी है, ये बेहद ज़रूरी है कि ब्लैक बोर्ड वर्क अच्छा हो, ब्लैक बोर्ड वर्क अच्छा हो। अगर आप किसी भी लैंग्वेज की क्लास में गए और आपका ब्लैक बोर्ड खाली है तो जान लीजिएगा कि कभी भी एक्सपेक्टेड आउटकम तक हम पहुंचे ही नहीं, या यूं कहिए कि हमने एक्सपेक्टेड आउटकम तक पहुंचने की कोशिश ही नहीं की। ठीक, तो सब बहुत बेहद ज़रूरी है कि ब्लैक बोर्ड वर्क अच्छा हो और जितने की ज़रूरत हो उतना हो। सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स, उनकी मीनिंग, उनकी स्पेलिंग, ये सारी की सारी चीज़ें ब्लैक बोर्ड पर होनी चाहिए। आदर्श के आसपास है या नहीं? अगर जो एक्सपेक्टेड आउटकम्स हैं हम उनके करीब पहुंच रहे हैं अपने लेसन प्लान की बदौलत, तब वो आइडियल लेसन प्लान के करीब है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी लेसन प्लान के। तो पहली चीज, द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। सबसे पहली चीज है इंटरेस्टिंग एंड स्पॉन्टेनियस टीचिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझना जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि लेसन प्लान, देखिए और सरल करता हूं चीजों को, और सरल करता हूं, कोई भी चीज जो आपकी सहायता या मदद के लिए है अगर वो बाधा पैदा कर रही है इसका मतलब हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। लेसन प्लान इज टू स्ट्रेंथन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। A lesson plan is to make the teaching learning process easy. A lesson plan is used to make a teaching learning process spontaneous. अगर ये सारी चीज़ें ना हुई बल्कि उल्टा हो गया, पता चला कि लेसन प्लान के सहारे आप अपने विषय को बांधने की बजाय खुद बंध गए और आपकी स्पॉन्टेनिटी गायब हो गई, तो उस लेसन प्लान का कोई मतलब नहीं। फिर वो लेसन प्लान वो नहीं कर रहा है जिसके लिए वो था। लेसन प्लान का मतलब ये नहीं कि हम इतने डर जाएं, इतने घबरा जाएं कि हम लोग पहले जब शुरुआत में लेसन प्लान बनाते थे तो बड़ा डरते थे, और कई बार ऐसा भी लगे ना लेसन प्लान में जो लाइंस लिखी हैं, जो वर्ड्स लिखे हैं, हम ये मान करके चलते थे कि आई हैव टू रिपीट ईच एंड एवरी वर्ड। मैं ये मान करके चलता था शुरुआत में कि हमने लेसन प्लान बनाया यार, इसके बाद तो ये लाइन लिखी थी। और कई बार ऐसा हो कि हम जो हमारा जो नेचुरल तरीका है पढ़ाने का या हमारी जो स्पॉन्टेनिटी है वो लेसन प्लान के नाते गड़बड़ हो जाए। हम सोचने लगे कि लेसन प्लान में क्या लिखा था और पता चले स्पॉन्टेनियसली हमारे पढ़ाते समय जो लाइन आनी है वो ना आकर के लेसन प्लान वाली लाइन के चक्कर में हम रुक जाएं। तो अगर आपके लेसन प्लान ने आपकी स्पॉन्टेनिटी को खत्म कर दिया है तो वो लेसन प्लान ठीक नहीं है, और आप अपना लेसन प्लान अपने नेचर के हिसाब से, अपनी स्पॉन्टेनियस टीचिंग के हिसाब से रखिएगा ताकि किसी भी कीमत पर आपकी स्पॉन्टेनिटी खत्म ना हो। अगर किसी लेसन प्लान ने ऐसा किया है तो वो ठीक नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ है इंटरेस्टिंग एंड स्पॉन्टेनियस टीचिंग। इंटरेस्ट बना रहे, अगर इंटरेस्ट टूटा, क्रम टूटा तो बच्चे आपको छोड़ देंगे। जहां आपकी यात्रा बोरिंग हुई, जहां आपकी यात्रा बच्चों के लिए अजीब हुई, जहां आपकी यात्रा बच्चों के लिए कठिन हुई, तो ठीक जैसे बारिश की बूंदें छूट जाती हैं, वजन अधिक हुआ बच्चों के लिए तो बच्चे उन चीज़ों को छोड़ देंगे। तो इट शुड बी इंटरेस्टिंग
एंड स्पॉन्टेनियस। अगली चीज है अपीलिंग टीचिंग टू द चिल्ड्रन। योर टीचिंग मस्ट अपील टू द स्टूडेंट्स। अगर आपकी टीचिंग ने अपील नहीं किया तो भी बच्चे आपको छोड़ देंगे, तो भी बच्चे आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को छोड़ देंगे। अपील करना जरूरी है, आपकी टीचिंग अपील करनी चाहिए और आपका लेसन प्लान ऐसा हो कि वो अपीलिंग हो। अगर आपका लेसन प्लान बनाने के बाद भी आपकी टीचिंग पहले से कम अपीलिंग हो गई तो इसका मतलब है समवेयर डाउन द लाइन योर लेसन प्लान इज विद अ फ्लॉ। तो उस फ्लॉ को दूर करना पड़ेगा। ठीक, अगली चीज है पॉइंटेड डिस्कशन। देखिए ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है, पॉइंटेड डिस्कशन। डिस्कशन बिल्कुल पॉइंटेड होना चाहिए। मैंने आपसे कहा बार बार मैं एक वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूं, बार बार एक वर्ड का प्रयोग कर रहा हूं, क्रिस्टल क्लियर। तो योर डिस्कशन मस्ट बी पॉइंटेड एंड क्रिस्टल क्लियर। इट शुड नॉट अस्ट्रे, इट शुड नॉट गो अस्ट्रे। ऐसा नहीं कि आपको जिधर जाना है डिविएशन नहीं होना, इट शुड नॉट डिविएट, इट शुड बी कोहेरेंट। तो वो कोहेरेंस बनी रहनी चाहिए आपके पढ़ाते समय। तो अगर कोहेरेंस बनी हुई है तो भी आप अपने लेसन प्लान का जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको फॉलो कर रहे हैं। अगली चीज है प्यूपिल्स पार्टिसिपेशन इन द डिस्कशन। मैंने आपसे पहले भी कहा, देखिए मैं सारी चीजें कह चुका हूं लेकिन फिर से दोहरा दे रहा हूं, इट शुड बी अ टू वे प्रोसेस। प्रोसेस एक तरफ का नहीं होना चाहिए, इट शुड बी अ टू वे प्रोसेस। और अगर प्रोसेस टू वे है तभी आपके लेसन प्लान की सार्थकता है। ब्लेंडिंग ऑफ थॉट, इमेजिनेशन एंड प्रैक्टिस। देखिए इन तीनों की बड़ी बेहतरीन ब्लेंडिंग की आवश्यकता है। ये जरूरी है, ये एक कैरेक्टरिस्टिक है आपके लेसन प्लान का। तीनों चीज की प्रॉपर ब्लेंडिंग, थॉट, इमेजिनेशन, प्रैक्टिस। और इन तीनों का जितना होना जरूरी है, जिस चीज का वो चीज उतनी होनी जरूरी है, जितना थॉट, जितना इमेजिनेशन और जितनी प्रैक्टिस। थॉट ज्यादा हो गया तो भी प्रॉब्लम है, इमेजिनेशन ज्यादा हो गया तो भी प्रॉब्लम है, प्रैक्टिस ज्यादा हो गई तो भी प्रॉब्लम है। तो इन तीनों में साम्य हो, थॉट में, इमेजिनेशन में और प्रैक्टिस में, वो बेहद जरूरी है। तो तीनों का प्रॉपर कॉम्बिनेशन होना चाहिए आपके लेसन प्लान में। याद रखिएगा किसका किसका, थॉट, इमेजिनेशन और प्रैक्टिस। अगली चीज है प्लेजेंट क्लास एटमॉस्फेयर। मैंने आपसे कहा था एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए। तो अगर एनवायरनमेंट बढ़िया है, प्लेजेंट है, रैपो बना हुआ है स्टूडेंट में और टीचर्स में, तो एक चीज जान लीजिए कि आपका लेसन प्लान गजब का है और वही उस लेसन प्लान की सार्थकता है। A particular teaching unit is successfully taught within the prescribed time limit। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है कि प्रेस्क्राइब टाइम लिमिट में आप तभी बता सकते हैं चीज़ों को जब आप वेल प्लान तरीके से आगे बढ़ते हैं। एंड द होल ईयर कोर्स इज इजीली, इफेक्टिवली एंड इंटरेस्टिंगली, इजीली, इफेक्टिवली, इंटरेस्टिंगली, ईजी हो जाता है, इफेक्टिव होता है और इंटरेस्टिंग होता है, टाइम बाउंड होता है, carried to completion. This gives the teacher a satisfaction for his work and duty। ठीक, तो एक टीचर को सेटिस्फैक्शन मिलता है अपने काम को लेकर के, अपनी ड्यूटी को लेकर के। ठीक, तो ये रही बेसिक चीजें when we are dealing with a lesson plan। तो अगर आपने इस लेक्चर को ध्यान से सुना तो आपने बहुत सारी चीजें जानी होंगी कि जो हम कहते हैं आइडियल लेसन प्लान, जैसा कि मैंने कहा वैसा कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी अपने आइडियल तक पहुंचने के करीब हम पहुंचते हैं अगर हम इन सारी चीज़ों का ध्यान देते हैं। ठीक, तो मैंने आपको सारे टॉपिक्स बताए, सारे स्टेप्स बताए। अब अगले लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगा कि हाउ द लेसन प्लान ऑफ अ पोइट्री इज डिफरेंट फ्रॉम द लेसन प्लान ऑफ अ प्रोज। भाई अंतर क्या है? प्रोज का लेसन प्लान, बेसिक चीज़ें वही होंगी, कुछ थोड़े से डिफरेंसेस हैं। बेसिक चीज़ें वही होंगी लेकिन कुछ थोड़े से डिफरेंसेस हैं। बेसिक चीज़ें वही होंगी, ठीक, लेकिन फिर भी लेसन प्लान पोइट्री का, लेसन प्लान प्रोज का, लेसन प्लान ग्रामर का, उन सब में अंतर होगा थोड़ा थोड़ा। तो वो डिफरेंसेस क्या हैं, इनको समझा जाएगा और इसके अलावा कुछ और चीज़ें अगली क्लास में। लेकिन आप वीडियोस को, सभी टीचर्स के वीडियोस को ध्यान से देखिए, बार बार देखिए, SCRT के वीडियोस को भी ध्यान से देखिए। तो इस अपील के साथ और इस आशा के साथ कि आप सब बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अपने परिवार के स्वास्थ्य का भी ध्यान रख रहे होंगे, क्योंकि
ये ज़रूरी है कि हम सब स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। ठीक है, तो थैंक यू स्टूडेंट्स, और अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं।